वक्त हमेशा चलता और बदलता रहता है, कभी अच्छा वक्त तो कभी बुरा वक्त। हमारे बाजार का भी यही हाल है। कल के सितारे आज के मारे हैं और हो सकता है कि आज के मारे कल के सितारे हो जाएं। उम्मीद पर दुनिया कायम है। बुरे वक्त में धैर्य सबसे बड़ी ताकत है। अच्छा माल खरीदा है तो चिंता छोड़िए और चैन से बैठ जाइए। आज नहीं तो कल भाव आएगा ही। आज इस शो में हम वक्त के सताए हुए ऐसे ही शेरों की बात करने वाले हैं जिनकी जोरदार धुलाई हुई है, लेकिन इनसे पूरी उम्मीद है कि इनका मुनाफा जो वाला टाइम है वो फिर से आएगा। अच्छा, पिछले कुछ दिनों से आपने नोटिस करा होगा भारतीय बाजारों में मोमेंटम लौटता हुआ, कॉन्फिडेंस लौटता हुआ, कन्विक्शन लौटता हुआ नजर आ रहा है। ब्रॉडर मार्केट्स में, मिड कैप में, स्मॉल कैप में अच्छी बाइंग वापस इमर्ज होती हुई। तो आज इस शो में मैं करने क्या वाला हूं, आज हम लार्जली सिर्फ मिड कैप पे फोकस करेंगे। कई सारे स्टॉक्स हैं जो आपने देखा होगा 30%, 40%, 50%, 60% अपने हाई से करेक्ट हो चुके हैं और ये कई सारे जाने माने नाम हैं। अब हम सबके जहन में आता है जब मूड सुधरता है कि इनमें से दरअसल खरीदारी कहां करी जाए। तो आज वही स्टॉक्स में हाईलाइट करूंगा जिनकी बहुत पिटाई हुई है, कुछ चुनिंदा जाने माने मिड कैप्स, और दो एक्सपर्ट्स आप लोग की स्क्रीन पर आएंगे। ट्रेड स्ट्रीट ब्रोकिंग के संदीप जैन और जियोजीत फाइनेंशियल्स के गौरांग शाह सर। ये दोनों आज हमारी मदद करने वाले हैं, लेकिन मदद करने का तरीका कुछ हटकर है, एक ट्विस्ट है। अब मैं स्टॉक्स जब हाईलाइट कर रहा हूँ तो इन दोनों के पास बजर्स तो है नहीं, लेकिन है ये बजर राउंड। अब इसमें क्या होगा, जब मैं स्टॉक्स हाईलाइट कर रहा हूँ तो ये लोग अपने हाथ खड़े कर देंगे। जब ये हाथ खड़े करेंगे, हाथ तभी खड़े करेंगे जब इनको वो स्टॉक बाय रिकमेंडेशन नजर आएगा, और ऐसी बजर आपको, हमको और गेस्ट को सुनाई दे देगा जैसे ये हाथ खड़ा होगा। तो जिन एक्सपर्ट को स्टॉक पसंद आ रहा है उनके पास जाएंगे और समझेंगे कि खरीदारी करने का रीजन, खरीदारी करने का रैशनल क्या है। तो सिर्फ बाय कॉल्स पे हम इनके पास जा रहे होंगे। ये आज का बैकड्रॉप जिस पर ये अगला आधा घंटा रहने वाला है। तो पहले तो मूड कैसा है गौरांग सर, क्या लग रहा है खरीदारी करने का वक्त आ गया? अब मेरे ख्याल से इंतजार की इंतहा हो गई है। अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे। और सबसे बेहतरीन बात यह है आशीष के इतने सारे तकलीफ भरे माहौल हमने देख लिए। ये जो जियोपॉलिटिकल को लेकर के जो समस्या खड़ी हुई, इलेक्शन बहुत करीब है, इस सब को देखने के बावजूद आज आपका निफ्टी 11,000 के ऊपर चल रहा है और सेंसेक्स भी 36,600 के आसपास है। तो भैया अब नहीं करोगे तो कब करोगे? नहीं तो ठीक है, तो अब नहीं करोगे कब करोगे? मूड सुधरता हुआ, और अब वो हम लोग का कॉन्फिडेंस जब लौटता है, जब हमारे छोटे मझोले शेयर, इंडेक्स तो काफी टाइम से चल रहा है, उसमें हमारा इंटरेस्ट नहीं है, वो पोर्टफोलियो जब ब्लीड होना बंद करता है, हालात सुधरने शुरू होते हैं, तो रिटेल का कॉन्फिडेंस लौटता है। अब वो कॉन्फिडेंस लौट रहा है, तो ऐसे में खरीदारी करने की जो बकेट लिस्ट है वो अब आप लोग की स्क्रीन पर आएगी। आप दोनों को, ये दोनों एक्सपर्ट आज स्क्रीन पर नजर आएंगे, क्योंकि जब हाथ खड़ा करेंगे तब हम लोग को दिखना चाहिए। तो पहला स्टॉक स्क्रीन पर लेकर आए डायरेक्टर साहब, और आप दोनों को अगर पसंद आ रहा हो तो प्लीज हाथ खड़ा करते नहीं तो मैं स्टॉक में आगे बढ़ता चले जाऊंगा। पहला होगा एक एनबीएफसी जो बहुत सुर्खियों में रही है और आज भी इनफैक्ट सुर्खियों के चलते अच्छा मोमेंटम है, वो है डीएचएफएल का काउंटर। अब 52 हफ्तों की ऊंचाई जब इसने छुई थी तब ये स्टॉक 690 रुपए का था और वहां से बहुत स्टीप करेक्शन और आज 150 के लेवल्स पर कामकाज होता हुआ और यहाँ पे 77% का फॉल। और ये तो गौरांग सर को पसंद, गौरांग सर पसंद आ गया है कि डीएचएफएल? इन लेवल्स पे इस पिटाई में खरीदारी करने के मौके ढूंढूं क्या? मेरे ख्याल से विपरीत सोच है यहाँ पर। मैंने हाथ तो ऊपर किया लेकिन खरीदारी के लिए नहीं, मैंने इसलिए ये बजर राउंड ऐसा माइनस मार्किंग भी है इसमें। नहीं, माइनस मार्किंग भी, गलत हाथ उठाएंगे तो माइनस मार्किंग है सर। नहीं, मेरी बात तो सुन लीजिए आप। कवरेज थी लेकिन ड्रॉप कर दिया जिस तरीके से समस्या खड़ी हुई उसको देखते हुए, इसलिए मैंने हाथ ऊपर किया। और मेरे ख्याल से जो ऊपर के तरफ के दायरे दिखते निकलने का मौका है, विकल्प के रूप में कहीं और निवेश कर सकते हैं। इसको अगर आप माइनस मार्क देना चाहते हैं तो दे नहीं, विकल्प बताइए सर। तो विकल्प के रूप में मेरे ख्याल से कैन फिन होम्स एक बेहतर विकल्प है, जहां पर लंबी अवधि के नजरिए से हमें लग रहा है कि 15-20% का इजाफा आपको बहुत ही आसानी से देखने मिल सकता है। और ये दिक्कत जो डीएचएफएल के साथ है, ये लंबी अवधि में भी मेरे ख्याल से सुलझने के लिए मुझे आसार दिखाई नहीं दे रहे हैं। और एक बात यह है आशीष, काफी सारे लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं
और हर एक ऊपर की तरफ के पड़ाव में लोग यहाँ के निकलने की कोशिश करेंगे, जिससे इस पर दबाव और बढ़ेगा। ठीक बात। तो डीएचएफएल से निकलने की सलाह है, तो ये हाथ उठाए तो कंफ्यूज ना हो, डीएचएफएल में एंट्री की बात नहीं हो रही है। उस स्टॉक से दूर रहना, चाहे कितनी भी अच्छी खबरें आ रही हो, कितना भी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम उस स्टॉक में देखने को मिल रहा हो। अगला स्टॉक आप लोग की स्क्रीन पर आएगा, एक और ऐसा स्टॉक जिसकी अच्छी खासी पिटाई हुई है, रियल एस्टेट स्पेस की कंपनी इंडिया बुल्स रियल एस्टेट को स्क्रीन पर लेकर आया और यहाँ पे भी अच्छा खासा प्रेशर, 224 225 के हाईज, अपने हाई से 67, यानी कि 2/3 वैल्यू इरोड होती हुई नजर आई है। इस तरह की पिटाई हुई है और ये तो किसी को पसंद नहीं आ रहा है। बदलेंगे स्टॉक को, ये इससे दूर है। आसान शब्दों में इसका मतलब ये है कि डीएचएफएल से दूर रहना है, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट समेत दूर रहना है। अगला स्टॉक लेकर आइए, वो है वोडाफोन आइडिया। अब इस स्टॉक में देखिए आप, बहुत तगड़ी पिटाई हुई और अब दो जायंट्स हैं, ग्रुप जो है वो मिलते हुए इस पर हाथ खड़ा हो गया। लेकिन मैं क्विकली पहले स्टॉक पे जाना चाहूंगा। 83 रुपीस के हाईज, वहां से ये साल के हाईज, अदरवाइज वोडाफोन आइडिया के हाईज से भी ऊपर के आपने आंकड़े देखे होंगे। 64% नीचे बहुत पिट चुका है। अब टेलीकॉम एज अ स्पेस को लेकर और फिर उस पे वोडाफोन आइडिया को लेकर क्या वाकई खरीदारी करें, उम्मीद जगाएं कि जिस दिन जियो का पेन खत्म होगा ये स्टॉक्स रिवाइव होते हुए नजर आएंगे। गौरांग सर ने हाथ उठाया। गौरांग सर, पसंद आ रहा है, खरीदारी करूं क्या? खरीदारी की कवायद हम बिल्कुल करेंगे, लेकिन आशीष, एक शिकायत है इस कंपनी से। मैं उपभोक्ता हूं इस कंपनी का, और 2 महीने पहले से 1 महीने पहले से मुझे मुझे जो मेरा जो प्लान था वो 100 रुपए प्रति महीने का प्लान था। माई ओपी ओनली वॉइस इस्तेमाल करता था, मैं डेटा इस्तेमाल नहीं करता था। लेकिन इन्होंने एक बहुत बड़ा चेंज किया, वो जो छोटे प्लान्स थे उनको बंद कर दिया और मुझे जबरदस्ती 300 रुपए वाले प्लान में ढकेल दिया गया है, जिसमें डेटा है, वॉइस कॉल है, जिसकी मुझे कोई जरूरत नहीं क्योंकि मेरे पास दूसरा फोन है। तो मुझे लग रहा है कि जो प्राइसिंग पावर है अब लौट करके आ रहा है, और जिस दाम पर काम कर रहा है वहां से मेरे ख्याल से आने वाले समय में ये जो टैरिफ्स रिवीजन हुआ है, 100 रुपए के बजाय उपभोक्ता को 300 रुपए देने पड़ेंगे, उससे मेरे ख्याल से इनकी जो आमदनी इनकम है, नतीजे हैं, इस पर भी अच्छा रुझान आ सकता है। 65 रुपए का टारगेट है, हमारी खरीदारी की कवायद है, लेकिन इसके लिए आपको 2 से 2.5 साल या ज्यादा समय देंगे तो ज्यादा उचित रहेगा। अरे कोई इशू नहीं, 30 का 65 होने की बात कर रहे हैं आप, तो इसमें समय दें। इन लेवल्स के आसपास अट्रैक्टिव बाय हो चुका है और गौरांग सर का प्लान बदला। वोडाफोन तो मैं भी इस्तेमाल करता हूं, हालांकि बिल पे कर रहा था, मैंने देखा नहीं प्लान चेंज हुआ है नहीं हुआ। अब जाके चेक करना पड़ेगा कि ऐसा ना हो मैं भी फ्लीज हो रहा हूं। लेकिन चलिए, वोडाफोन आइडिया वो स्टॉक जिसमें खरीदारी करने का मान इन लेवल्स पर आया जा सकता है। गौरांग सर को स्टॉक पसंद आता है। एडीएचजी ग्रुप कंपनी खबरों में, रिलायंस कैपिटल, और आपने देखा होगा एडीएचजी पैक की किस तरह से पिटाई हुई, उसके बाद से लो लेवल से हाथ उठ गया। संदीप सर का उठाया, लेकिन स्टॉक एक बार देख लीजिए, 52 हफ्तों की ऊंचाई 488 की, और वहां से ये स्टॉक 60% इस समय नीचे ट्रेड करता हुआ। और रिलायंस कैपिटल, ध्यान रखें, रिलायंस निप्पॉन में जो अपना हिस्सा है उसको बेचने की कोशिशों में लगा हुआ है। तो इस बीच संदीप सर, आप मानते हो खरीदारी करनी चाहिए क्या? बिल्कुल आशीष जी, पहले तो शो का नाम बहुत अच्छा लगा, अपना टाइम आएगा, और अब तो जबरदस्त रैप चल रही है ये। तो पहले मैंने सोचा हुड भी आएगा। मैंने ऐसा एक ट्वीट भी किया था रिसेंटली, समीर अरोड़ा जी ने ये गाने को ट्वीट किया था, मैंने उस पर रीट्वीट विद कमेंट किया था कि मिड कैप और स्मॉल कैप का टाइम भी आएगा, और साल में ऐसे कुछ दिन आते हैं जब वाकई में बहुत मजा आता है। वो वही शायद 8, 10, 15 दिन है जिसमें पूरी ताकत लगा के, समय लगा के, रिसर्च लगा के, और आपके शो जो बनाया ऐसे शोज देख के तेजी करनी चाहिए। और रिलायंस कैपिटल की अगर बात करें तो सर्टेनली देखिए बहुत अच्छा खासा करेक्टेड स्टॉक है, और ऐसा नहीं है कि यहाँ वैल्यू नहीं है जस्ट बिकॉज ग्रुप में प्रॉब्लम आई है उसकी वजह से बहुत बड़ा करेक्शन आया। बट जो अपनी स्टेक बेचेंगे उन सबको देखते हुए ऐसा लगता है कि यहाँ पे बॉटम आउट तो हो गया है, और अगर माहौल ठीक रहता है तो अच्छा खासा ये बाउंस बैक यहाँ से दे सकता है। ऑलरेडी नीचे से बाउंस बैक दिया है, बट ऊपर के भाव से अभी भी बहुत करेक्टेड है। सो फ्रॉम माय साइड इट्स अ बाय एंड बाय ऑन डिक्लाइन। अरे वाह, तो चलिए, वोडाफोन आइडिया पहला स्टॉक था जो गिरावट में, अगर हम खरीदारी करने के मौके ढूंढ रहे हैं तो उसमें खरीदारी करनी है। और एडीएजी पैक से अगर कोई स्टॉक खरीदना है, मूड बिगड़ा, सेंटिमेंट बिगड़ा, उसके चलते स्टॉक की इस तरह की पिटाई हुई है, इन लेवल्स पे आप चाहें तो खरीदारी करके वोडाफोन आइडिया और रिलायंस कैपिटल में चल सकते हैं। कैनफिन होम्स ये लिस्ट में था जिसकी बात गौरांग सर ने करी, तो डीएचएफएल की जगह कैनफिन होम्स तो आई एम अज्यूमिंग गौरांग सर को पसंद है। लेकिन स्टॉक आप लोग की स्क्रीन पर 52 हफ्तों की ऊंचाई 557 के लेवल्स, और वहां से 230 के लेवल्स, यानी कि ऑलमोस्ट आधा होके इस समय कामकाज करता हुआ। वजह सुनाई दिया था गौरांग सर आपको, आपकी तो पसंद है ही है। टारगेट्स क्या बताए थे सर आपने?
360 का एक बहुत ही 360 का एक बहुत ही कंजर्वेटिव टारगेट लेकर के चल रहे हैं हम। और बहुत बेहतरीन बात यह है कि ये जो जीएसटी में रियल एस्टेट को लेकर के बहुत बड़े परिवर्तन किए गए हैं, मेरे ख्याल से ये अपने आप में ही आने वाले समय में बहुत बड़ी मांग खड़े करेंगे। और जो रन रेट है रजिस्ट्रेशन की रेसिडेंशियल फ्लैट्स की, वो भी ऊपर जाएंगी। ब्याज दरें नीचे आ रही हैं आशीष, ये भी एक बहुत बड़ा ट्रिगर है लोगों को जा करके हाउसिंग लोन लेकर के अपना जो सपनों का घर है वो खरीदने के लिए। और रेरा को लेकर के जिस तरीके से हमने दामों में नीचे की तरफ के दायरे देखे हैं, वो मेरे ख्याल से और भी एडिशनल अट्रैक्टिवनेस रहेगा जिनको भी अपने सपने का घर खरीदना है। और ऑफ कोर्स एक अच्छा खासा करेक्शन आ चुका है इस कंपनी में, और यहाँ से मुझे लग रहा है कि बेहतर के लिए ही आपको दायरे देखने मिलेंगे ऊपर की तरफ। ये संदीप सर, आपको भी ये पसंद आ रहा है? आप हाथ उठा रहे हो, इसका मतलब ये हुआ क्या? बिल्कुल। ऑडियो में शुरुआत में भी कैनफिन्स के बारे में कहा था, और अभी जब चांस आए तो बजर उन्होंने दबाया तो उनको पहला मौका मिला। बट साथ में मैं भी सपोर्ट करना चाहूंगा कि मुझे भी ये स्टॉक वैल्यूएशंस के लिहाज से अच्छा लगता है, और अच्छी पेडिग्री वाली जो एचएफसीज है वहां पे मुझे काफी कन्विक्शन लॉन्गर टर्म के लिए। तो बिल्कुल कैनफिन होम्स और साथ साथ LICHFL, वो स्टॉक दोनों ही अच्छे लगते हैं। और एक साथ में GIC हाउसिंग फाइनेंस, चूंकि मिड कैप और स्मॉल चल रहे हैं, तो जो सस्ते वैल्यूएशन वाले अच्छी पेडिग्री वाले स्टॉक्स है जहां पे करेक्शन भी आया हुआ है, वहां पे ध्यान देना चाहिए। तो ये तीनों विकल्प मैंने दिए। नहीं, अच्छा है, बल्कि आप दोनों आकर हाथ उठाएंगे सब तो हम लोग का कन्विक्शन बढ़ जाता है। तो कैनफिन होम्स वो पहला स्टॉक जो दोनों एक्सपर्ट्स को पसंद आता है, गौरांग सर, संदीप सर, दोनों ने हाईलाइट करा है कि लेवल्स में यहाँ पे खरीदारी करने के आपको मौके ढूंढने। तो ये तो फिर एक कंसेंसस बाय, ध्यान रखें इस स्टॉक को। ग्रेफाइट इंडिया, और इसके साथ साथ तो मैं चाहूंगा HEG भी दिखा दें, अगर आप लोग हाथ उठाए तो उठाएं, क्योंकि हम सब रिटेल वाले आखिरी में जाके फंस गए सर। ग्रेफाइट इंडिया आप लोग की स्क्रीन पर आएगा। ये तो HEG लगाई डायरेक्टर साहब ने। 4950 ऑलमोस्ट 5000 के स्तर छू रहा था। बायबैक की खबरें सबको चाहिए, उसके बाद से 2200 के स्तर आप लोग की स्क्रीन पर। ये मौका ही नहीं दिया एग्जिट का, इस तरह की पिटाई हुई थी। ग्रेफाइट इंडिया आप लोग की स्क्रीन पर 1126 के स्तर, 60% उन लेवल से पिटाई झेलता हुआ। मैनेजमेंट का अभी भी ऑप्टिमिज्म है एक्सपेंशन वगैरह करने का, लेकिन अब स्ट्रीट का ज्यादा भरोसा नहीं रहा है स्टोरी में। चली इतनी थी, उतनी जल्दी फिजल आउट हुई है। संदीप सर, आपने हाथ उठा दिया, आप खरीद रहे हो क्या? मैंने आशीष जी हाथ पूरा नहीं उठाया बाइंग के लिए, मैंने सोचा कि होल्ड के लिए तो बीच में आप उठा के रखो, तो मैंने इनोवेशन दिया है। तो क्या है कि मुझे लगता है होल्ड करके रखें, मुझे नहीं लगता कि इस स्टॉक को बाय करें। हालांकि बहुत टफ क्वेश्चन है। देखिए आशीष जी, एक तो बहुत जबरदस्त तरीके से मल्टीबैगर रिटर्न पिछले अगर कोई स्टॉक्स ने दिए तो ये दोनों स्टॉक्स ने दिए हैं, और अच्छा खासा करेक्शन भी ऊपर से दे चुके हैं। अब ऐसे लेवल्स पे है जहां पे अब वैल्यूएशंस और सारी चीजें अट्रैक्टिव हो चुकी है। बट साथ में अगर आप मैक्रो फंडामेंटल्स देखिए अब इस पूरे सेगमेंट का, तो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं है। जो प्राइसेस और ये सब को लेकर था, डिमांड को लेकर था, चाइना फैक्टर था, वो सब कहीं ना कहीं फिजल आउट हो रहा है। बट फिर भी मैं ये कहूंगा कि इन स्टॉक्स को होल्ड किया जा सकता है। अगर HEG की बात करें तो 2710 के टारगेट के लिए, और ग्रेफाइट की बात करें तो 560 के टारगेट के लिए। ठीक बात, होल्ड कर सकते हैं, लेकिन आज सिर्फ हाथ उठाना है सर खरीदारी करने का, क्योंकि आज मैं मान के चल रहा हूँ हम खरीदारी करने निकले। जो पिटे हुए स्टॉक्स है उनमें ही खरीदारी करने के मौके ढूंढेंगे, है ही नहीं तो होल्ड कैसे करूंगा सर। ठीक है, तो ये दोनों स्टॉक्स पे कॉल आता हुआ। अगला स्टॉक है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, BEL। आपने पिछले कुछ दिनों में देखा होगा बड़े एक्शन में ये स्टॉक्स लौटते हुए, और ये तो दोनों ही हाथ उठते हुए। BEL में देखिए 52 के हाईस थे, 158 के, वहां से 40-45% नीचे, 100 के आंकड़े के नीचे समय कामकाज होता हुआ, और दोनों को स्टॉक पसंद आ रहा था। संदीप सर, आप बताएं पहले। या ऑल इन बोलते हैं जैसे पोकर में बोलते हैं ना, तो दोनों हाथ उठा दिए मैंने। और मुझे लगता है ये स्टॉक बहुत अच्छा है। इनफैक्ट फंडामेंटल्स बहुत अच्छे लगते हैं, डिफेंस की स्टोरी भी चल रही है, साथ में PSU स्टॉक सब चलने चाहिए, और साथ में बहुत बड़ा करेक्शन दे चुका है। रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए थे, बट चूंकि कुछ एक ट्विकिंग हुई थी मार्जिन्स को लेकर, उसकी वजह से बहुत बड़ा करेक्शन दिया। बट मुझे लगता है कि स्टॉक में बिल्कुल निवेश भी करना चाहिए, नीचे आए तो और एक्यूमुलेट करना चाहिए, और ऊपर आए तो जल्दी से प्रॉफिट करें। तो ये ऑल इन मतलब खुले दिल से खरीद लूं, ऐसा घबराने की जरूरत नहीं है। गौरांग सर, आपको भी पसंद आ रहा है? बिल्कुल पसंद आ रहा है, और मेरे ख्याल से जो नतीजे आए थे तीसरी तिमाही के, अगर गौर किया होगा वहां पर आशीष, तो बहुत ही बेहतरीन सुधार हुआ है। एग्जीक्यूशन जो है ऑर्डर बुक की, वहां पर गति और भी तेज हुई है। और जिस तरीके से जियोपॉलिटिकल सिचुएशन खड़ी हुई रही है, मेरे ख्याल से फोर्सेस को और भी
टेक्नोलॉजिकली अपग्रेड किया जाएगा और बीएल उसी तरह के प्लेटफॉर्म्स पर कामकाज करती है। 125 का लक्ष्य है लंबी अवधि के नजरिए से। ठीक बात। तो बीएल, ये कैन फिन होम्स पहला स्टॉक था जो दोनों एक्सपर्ट्स ने उठाया, दोनों को पसंद आया था। और दूसरा आप लोग की स्क्रीन पर भाल इलेक्ट्रॉनिक्स यानी कि बीएल, इस स्टॉक में भी आप चाहें तो खरीदारी करें। दोनों एक्सपर्ट्स मानते हैं स्टॉक को लेकर बुलिश नजरिया है। इस पिटाई में यहां पे खरीदारी करने के मौके। सीजी पावर, एक और कंपनी, बड़ा पिटा, उसके बाद बहुत तगड़ा रिवर्सल देखने को मिला था, लग रहा सब सुधर रहा है, लेकिन फिर वो कंसर्न इमिनेट हुए और ये स्टॉक वापस स्लाइड होता हुआ 85 के साल के हाई से 55% नीचे, यानी कि आधे से ज्यादा वाइप आउट। किसी ने हाथ नहीं उठाया है, इस स्टॉक को हटा दें, दूर रहे। शांत शब्दों में इस बात का ये भी मतलब निकालें, गिरावट में यहाँ पे खरीदारी करने का मन हमें अब नहीं बनाना। सीजी पावर में वॉकहार्ट को स्क्रीन पर लेकर आए। एक फार्मास्यूटिकल कंपनी जानी जाती है अपने हाई बीटा नेचर के लिए। जब चलती है तो सब अफसोस करते हैं और जब पिटती है तो फिर आप जानते ही हैं। 52 के हाई से 850 के लेवल्स के, और वहां से ये स्टॉक 426, आधा गायब हो चुका है। पसंद किसी को नहीं आ रहा है, स्टॉक को हटा दें स्क्रीन से, इससे भी दूर रहना। आसान शब्दों में ये कॉल है। जेके टायर, यहां पे भी हमने देखा अच्छी खासी पिटाई, और टायर एज अ स्पेस को लेकर तो अच्छा खासा प्रेशर है। 170 171 के लेवल से ये स्टॉक करेक्ट हुआ है 47-50% नीचे। 90 94 93 के लेवल और लो लेवल से रिकवरी आई थी। ये मेरे ख्याल से पंड्या का फंडा, प्रदीप ने पिक भी उठाया था, उसके बाद ये मोमेंटम पिकअप हुआ है। हाथ उठाया किसी ने, संदीप सर क्या दोनों ने उठाया? ये कंसेंसस बाय बन रहा है। बताएं गौरांग सर, बताएं आप। तो एक दो कारण, एक तो कच्चा तेल नीचे आ रहा है, वो एक अच्छी बात है टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए। रबर के दाम जो अंतरराष्ट्रीय मार्केट है वो भी ऐतिहासिक के निचले स्तर पर चल रहे हैं। और आशीष जी, बिना टायर के तो हम साइकिल भी नहीं चला सकते हैं, तो टू व्हीलर फोर व्हीलर तो बहुत दूर की बात होगी। तो और ऑफ कोर्स इसका एक बहुत बड़ा रिप्लेसमेंट मार्केट भी है और न्यू ऑर्डर मार्केट भी है। 130 का टारगेट है लंबी अवधि के नजरिए। बिल्कुल ठीक बात। तो टायर एज अ स्पेस में गिरावट आ रही है, तो इसमें सिंगल आउट इसलिए क्योंकि सबसे ज्यादा प्रेशर ऊपरी स्तरों से इसमें देखने को मिला था। संदीप साहब, आपके टारगेट्स? या बिल्कुल, कल मैं था जब पंड्या का फंडा में स्टॉक दिया गया था और अच्छा खासा मूवमेंट भी किया था, और मैंने लॉजिक यही दी थी कि वैल्यूएशंस के लिहाज से ये स्टॉक काफी सस्ता लगता है। बट एक साथ में कैवेट ये भी है कि डेट इक्विटी रेशियो जो है इसका हायर है एज कंपेयर टू अदर पीयर्स। बट फिर भी जो वैल्यूएशंस है, जो डिविडेंड यील्ड है और जो टॉप लाइन ग्रोथ आई है, क्योंकि डेट्स लेते तो टॉप लाइन ग्रोथ देखना जरूरी होता है, और वो आ रही है, और मार्जिन्स में भी कहीं ना कहीं सुधार आएंगे। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये स्टॉक इतने करेक्शन के बाद अब काफी अट्रैक्टिव हो चला है। और आप ऊपर के अगर आप लेवल्स देखेंगे तो 170 के लेवल्स थे, और वहां से ये करीब अभी 90 91 के लगभग है। तो मुझे लगता है काफी अट्रैक्टिव है, डाउनसाइड रिस्क बहुत ज्यादा लगती नहीं है। तो इसलिए भले ही मिड कैप स्मॉल कैप अच्छा एक नीचे से दाना दिया हो, तो ऐसे टाइप के स्टॉक्स को ढूंढना जरूरी है। तो कई बार ऐसा होता है कि कई अगर बैलेंस शीट में कोई खामियां भी रहती है, बट ऐसे माहौल में हर स्टॉक चलते हैं। तो जेके टायर भी बहुत अच्छा चलेगा, इसमें तो फंडामेंटल्स भी अच्छे हैं, पेडिग्री। बिल्कुल ठीक बात। तो मैं एक ब्रेक लेना आएगा। मिड कैप स्पेशल हम बात कर रहे हैं चुनिंदा मिड कैप्स की, जिनकी बहुत तगड़ी पिटाई हुई है, और कोशिश है अपने दोनों एक्सपर्ट्स के साथ ये जानने की कि कहां पे हम इस गिरावट में अब खरीदारी करें जब बाजार का मूड और सेंटिमेंट सुधर रहा है फाइनली। अगला स्टॉक जो स्क्रीन पर आएगा आपके, वो है जैन इरिगेशन का काउंटर। बहुत स्टोरी अनफोल्ड हो रही थी, खबरें थी, उसके बाद ये स्टॉक ने परफॉर्म करके नहीं दिया। 118 के हाई से अभी भी ये स्टॉक आधा होके कामकाज करता है, और संदीप सर ने हाथ उठा दिया है। खरीद डालूं संदीप सर? देखिए, इस स्टॉक पे मैंने भाई डिफॉल्ट हाथ उठा लिया कि जैन इरिगेशन एक ही लिस्टेड जैन के नाम से कंपनी है। ऐसे नहीं चलेगा इसका क्या मतलब? पार्शियली, बट रीजन बीइंग, देखिए आशीष जी, काफी अंडर परफॉर्म किया स्टॉक, अच्छा खासा करेक्ट कर चुका है, स्टोरीज बहुत सारी है कई सारे कारोबारों में, और जिन भी प्रोडक्ट्स में है ये कंपनी, इनफैक्ट वन ऑफ द लार्जेस्ट ही होगी, भले वो इंडिया में हो या वर्ल्ड में हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हाई बीटा स्टॉक है, और जब भी मार्केट चलता है तो ये मार्केट के साथ जरूर से परफॉर्म करता है। तो मुझे लगता है कि जेन इरिगेशन का जो डीवीआर है के साथ जो अच्छे खासे डिस्काउंट पे है, तो मेरे हिसाब से इन लेवल्स पे, हालांकि नीचे से बहुत रिकवर कर चुका है, बट फिर भी लगता है कि यहाँ से स्टीम बाकी है। हो सकता है कि ये 72 से लेकर 75 तक के लेवल्स दिखा दे एजीबी। ठीक बात, थोड़ा बायसनेस के साथ है, आप समझ सकते हैं, लेकिन खरीदारी करने के मौके, घबराए ना, मार्केट के साथ चलेगा ये स्टॉक। अशोक लेलैंड आपकी स्क्रीन पर आएगा, और ये वो स्टॉक है जो तमाम
तमाम एक्सपर्ट्स बुलिश हुए, उसके बाद स्टॉक करेक्ट होना शुरू हुआ, मैनेजमेंट बदलाव, तमाम दिक्कतें। गौरांग सर ने हाथ उठा लिया है। अशोक लेलैंड 170 के हाई से 40-42% नीचे, अब लो लेवल से कुछ रिकवरी दिखाने की कोशिश, लेकिन एक समय जो कमर्शियल व्हीकल स्पेस बाजार को बहुत पसंद आ रही थी, अचानक वो स्टोरी ऐसा लग रहा है कि BS6 का बहुत फायदा नहीं मिलेगा। मूड सेंटिमेंट भाव तो यही दिखाता है। गौरांग सर, अच्छा दोनों ने हाथ उठा लिया है। गौरांग सर क्या कॉल है? 125-135 के टारगेट है। और आशीष, हमने जब शुरुआत की थी अशोक लेलैंड पर खरीदारी की कवायद की, तो उसका स्तर करीबन 35-45 के आसपास था। हाँ। निरंतर नतीजों के आधार पर और जो बैलेंस शीट में सुधार हुआ, डेट को लेकर के जो कदम उठाए गए, और हाल ही में ठीक है ऑटो सेक्टर पर थोड़ी निराशा है। हाँ। BS4 से BS5, BS5 से BS6, अब टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन में पैसा लगता है, समय लगता है। और ऑफ कोर्स ये जो स्क्रैपेज पॉलिसी को लेकर के भी अगर मेरे ख्याल से सहमति बनती है और आने वाले समय में आता है, तो मेरे ख्याल से रिप्लेसमेंट मार्केट बहुत बड़ा मार्केट होगा कमर्शियल व्हीकल के लिए। और दोनों को पसंद आ रहा है। संदीप सर के कॉल आप लोग स्क्रीन पे दिखा दें। दोनों का कंसेंसस बाय एक और इमर्ज होता हुआ अशोक लेलैंड। जाते जाते एक आखिरी स्टॉक, अब समय खत्म हो गया है, प्रेस्टीज एस्टेट्स को स्क्रीन पर लेकर आए, क्योंकि मैंने रियल एस्टेट कंपनी की बात करी, इंडिया बुल्स किसी को पसंद नहीं आया। प्रेस्टीज एस्टेट्स में देखिए पसंद शायद आ रहा है, 330-38% अपने हाई से नीचे कामकाज करता है और दोनों के हाथ खड़े हुए। संदीप सर बताएं, खरीद डालूंगा इस स्टॉक को? बिल्कुल खरीदना चाहिए। अच्छा खासा करेक्टेड स्टॉक है और रिसेंटली 1 जनवरी के लगभग बहुत अपना रिसेंट हाइज बनाया, वहां से भी करेक्टेड है। अफोर्डेबल हाउसिंग के इतने बड़े मेजर्स आए हैं, इन सब का बहुत बड़ा बेनिफिशियरी ये स्टॉक रहेगा। क्वालिटी कंपनी है, बैंगलोर बेस्ड कंपनी, मुझे लगता है कि स्टॉक कन्विक्शन है और बिल्कुल लेना चाहिए। डाउनसाइड रिस्क काफी कम है। कई सारे स्टॉक्स पसंद आ रहे हैं, लेकिन मैं सिर्फ जो कंसेंसस बायर्स उनको रिपीट कर रहा हूं। कैंट फिन होम्स, BEL, JK टायर, अशोक लेलैंड और प्रेस्टीज एस्टेट्स, ये वो स्टॉक्स हैं जो दोनों एक्सपर्ट्स को पसंद आते हैं। इनको तो खास तौर पर रडार पर रखें, और बाकी जो शो के दौरान एक्सपर्ट्स अपनी अलग अलग इंडिविजुअल पिक्स दी उनको रडार पर रखें। संदीप सर, गौरांग सर, दोनों का धन्यवाद मदद करने के लिए और एंथुसियास्टिकली इस तरह की हमारी नौटंकियों में पार्टिसिपेट करने के लिए। अच्छा, मैं आज ब्रेक ले रहा हूं। ब्रेक के उस पार कवरेज तो कंटिन्यू रहेगा, लेकिन मैंने अच्छा टाइम आएगा, मैं आज मिड कैप स्पेशल हाईलाइट करा था, पर हम रिटेल को क्या स्मॉल कैप से भी बहुत प्यार, तो कल इसी समय इसी तरह से हम लोग पेश करेंगे